वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए भौतिक विज्ञान के 11 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे, जो कि मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 3 × 10 के पावर 8 किलोमीटर, 3 × 10 के पावर 10 किलोमीटर, 9.46 × 10 के पावर 12 किलोमीटर या 9.46 × 10 के पावर 15 किलोमीटर। क्लियर? तो याद रखिएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर होता है। क्लियर? यहाँ पर एक भी ऑप्शन मीटर में नहीं दिया गया है। क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे, इस मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लेंगे। क्लियर? तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करिएगा, 1000 से भाग लगाइएगा। क्लियर? तो 9.46 × 10 के पावर 15 अब बट्टा में 10 के पावर 3, 1000 का मतलब हुआ 10 के पावर 3। क्लियर है? अब ये हो जाएगा 9.46 × 10 के पावर 15 × 10 के पावर -3। अभी प्लस में 3 है, इसको अगर ऊपर ले जाइएगा तो माइनस में 3 होगा। क्लियर? तो अब आगे देखिए, इसको क्या करते हैं, अब हम लोग 9.46 × 10 के पावर, देखिए यहाँ पर 15 है और यहाँ पर -3 है, तो क्या हो जाएगा 12 इतना किलोमीटर। यानी कि किलोमीटर में अगर पूछा जाए तो 9.46 × 10 के पावर 12 किलोमीटर क्या होगा, 9.46 × 10 के पावर 12 किलोमीटर। क्लियर? और अगर मीटर में पूछा जाए तो क्या होगा, 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर। क्लियर? तो अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं पता है तो इसको नोट कर लीजिए कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10 के पावर 12 किलोमीटर या 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर। क्लियर? तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही विकल्प जो होगा वो होगा तीसरा। किलोमीटर में पूछा जा रहा है तो 9.46 × 10 के पावर 12 किलोमीटर। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य के सबसे नज़दीक और सूर्य के सबसे दूर के ग्रह है। देखिए, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह और सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन सा है वो बताना है। क्लियर? पहला ऑप्शन दिया गया है प्लूटो और बुध, दूसरा दिया गया है शुक्र और प्लूटो, तीसरा दिया गया है बुध और अरुण, चौथा दिया गया है बुध और वरुण। क्लियर? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा चौथा, बुध और वरुण। क्लियर? याद रखिएगा, ग्रहों की कुल संख्या 8 है। कितना है? 8 ग्रहों की कुल संख्या 8 है, जिसमें पहला स्थान पर कौन सा ग्रह आएगा, बुध, दूसरा स्थान पर शुक्र। क्लियर? तीसरा स्थान पर पृथ्वी, चौथा स्थान पर मंगल। कौन सा ग्रह आएगा चौथा स्थान पर, तो मंगल। पांचवा स्थान पर बृहस्पति, कौन सा आएगा, पांचवा स्थान पर बृहस्पति आएगा। और छठा स्थान पर शनि आएगा, सातवां स्थान पर अरुण आएगा और आठवां स्थान पर वरुण आएगा। क्लियर? सबसे नज़दीक का ग्रह हो गया बुध और सबसे दूर का ग्रह हो गया वरुण। क्लियर? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा। क्लियर? अगर पूछा जाए कि सूर्य के सबसे नज़दीक दूसरे स्थान पर कौन सा ग्रह है, तब हो जाएगा शुक्र। क्लियर? तीसरे स्थान पर तो पृथ्वी, चौथा स्थान पर मंगल, पांचवा पर बृहस्पति, छठा पर शनि, सातवां पर अरुण और आठवां पर वरुण। क्लियर? प्लूटो अब ग्रह नहीं है, प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से निकाल करके इसको अब बौने ग्रह के श्रेणी में रखा गया है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश का एक किरण पुंज हवा में रखे एक समानांतर सतही कांच के टुकड़े पर तिरछे रूप से आपतित होता है। निर्गत किरण पुंज होगा विक्षेपित और विस्थापित, अविक्षेपित लेकिन विस्थापित, विक्षेपित लेकिन अविस्थापित या अविक्षेपित और अविस्थापित। तो इसका सही आंसर कौन सा विकल्प होगा, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा विकल्प पहला, विक्षेपित और
विस्थापित। याद रखिएगा, प्रकाश का एक किरण पुंज हवा में रखे एक समानांतर सतही कांच के टुकड़े पर तिरछे रूप से आपतित होता है तो निर्गत किरण पुंज कैसा होगा? तो विक्षेपित होगा और विस्थापित होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। प्रकाश का एक किरण पुंज हवा में रखे गए कांच के एक प्रिज्म पर तिरछे रूप से आपतित होता है। कैसे आपतित होता है? तो तिरछे रूप से। क्लियर। तो प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म के आधार पर निकटस्थ होगा, यानी कि प्रिज्म के सबसे निकट होगा? क्लियर। बैगनी, हरा, पीला, लाल। तो इसका सही आंसर कौन सा विकल्प होगा? इसका सही आंसर पहला विकल्प होगा। क्लियर। कौन सा? पहला, बैगनी। याद रखिएगा, जब प्रकाश किरण वायु से कांच में तिरछे रूप से आपतित होती है तो सबसे कम विचलन किसका होगा? लाल रंग का। क्लियर। और सबसे ज़्यादा विचलन किसका होगा? तो बैगनी रंग का। सबसे ज़्यादा विचलन किसका होगा? तो बैगनी रंग का। क्लियर। जो आप इस प्रिज्म में देख सकते हैं। क्लियर। तो ये हो गया लाल रंग और ये हो गया बैगनी रंग। क्लियर। ये हो गया प्रकाश किरण। देखिए यहाँ पर प्रकाश किरण यहाँ पर तिरछे रूप से यहाँ पर पड़ रही है। क्लियर। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला आंसर होगा बैगनी। क्लियर। कि प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म के आधार पर सबसे निकट होगा? तो बैगनी होगा, क्योंकि बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होगा और लाल रंग का विचलन सबसे कम होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। कांच में प्रकाश का वेग दिया गया है 2/3 सी और किसी द्रव में प्रकाश का वेग 3/5 सी है। सी मतलब हो गया कि निर्वात में प्रकाश का वेग। क्लियर। तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? 10/9, 9/10, 2/5, 5/2। क्लियर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले निकालना क्या है? तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर क्या होगा? तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है कि द्रव में प्रकाश का चाल क्या होगा? द्रव में प्रकाश का चाल क्या होगा? द्रव में प्रकाश का चाल या प्रकाश की चाल और बट्टा क्या होगा? तो बट्टा हो जाएगा कांच में प्रकाश की चाल। क्या होगा? तो कांच में प्रकाश की चाल। तो द्रव में प्रकाश के चाल कितना है? 3/5। कितना है? 3/5। और उसके बाद यहाँ पर होगा हॉल बट्टा पूरा। और उसके बाद जो है क्या दिया गया है? कांच में प्रकाश की चाल। तो कांच में प्रकाश के चाल अगर देखिएगा तो यहाँ पर कितना दिया गया है? 2/3। तो यहाँ पर बट्टा में हो जाएगा 2/3। अब इसको सॉल्व करिएगा तो 3/5 और यहाँ पर ये हो जाएगा, गुना का चिन्ह दीजिएगा तो 3 चला जाएगा ऊपर और ये 2 आ जाएगा नीचे। क्लियर। तो 3 तिया 9, अब 5 दूनी 10, यानी कि 9/10 होगा इसका सही आंसर, जो कि विकल्प दूसरा में दिया गया है। क्लियर। तो पांचवा का दूसरा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है किसी वस्तु और उत्तल लेंस द्वारा बने इसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी कितना है? 100 सेंटीमीटर। कितना है? तो बीच की दूरी दिया गया है यहाँ पर 100 सेंटीमीटर। यदि एक प्रकाश किरण पुंज जो प्रधान अक्ष के समानांतर है, प्रधान अक्ष के क्या है? समानांतर है, लेंस पर आपतित होता है तो लेंस से अभिसरण बिंदु की दूरी क्या होगी? देखिए यहाँ पर अभिसरण बिंदु की दूरी निकालना है। तो याद रखिएगा कि जब ये प्रधान अक्ष के समानांतर होगा तो लेंस से, यानी कि जब आपतित किरण जो है प्रधान अक्ष के समानांतर होगा तो लेंस से अभिसरण बिंदु की दूरी कितना होगा? तो यहाँ पर ये जो दिया रहेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी जो दिया, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी जो दिया रहेगा उसका क्या होगा? तो आधा होगा। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 का आधा 50। तो यहाँ पर छठा का जो है दूसरा आंसर सही होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि आप निम्नलिखित में से किसे शब्दावली के पेज पर बहुत छोटे छपे अक्षरों को पढ़ने हेतु चुनना पसंद करेंगे? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। क्लियर। तो 7 का सही आंसर क्या होगा? तो 7 का देखिए यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो होगा विकल्प पहला, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। क्लियर। अवतल लेंस तो इसका आंसर नहीं होगा, तो यहाँ बी और डी तो इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर या तो ए होगा या सी होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा।
अब कहिएगा कैसे, तो याद रखिएगा कि बड़े फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से देखने पर अक्षर क्या होगा, तो बड़ा बड़ा दिखेगा। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए फोकस दूरी यहाँ पर एक दिया गया है 20 और एक दिया गया है 5, तो 20 अधिक है, तो इसीलिए इसका आंसर पहला होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8। एक वोल्टीय सेल बदलता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। याद रखिएगा एक वोल्टीय सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन सा ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि यदि हम एक चुंबकीय छड़ को 2 बराबर भागों में काटते हैं तो हम पाएंगे, तो हम क्या पाएंगे, 2 छोटे चुंबक जिसमें एक केवल उत्तरी ध्रुव होगा, एक केवल उत्तरी ध्रुव के साथ और दूसरा केवल दक्षिणी ध्रुव के साथ। दूसरा दिया गया है 2 छोटे चुंबक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के साथ, 2 छोटे चुंबक केवल उत्तरी ध्रुव के साथ, 2 छोटे चुंबक केवल दक्षिणी ध्रुव के साथ। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, 2 छोटे चुंबक तो प्राप्त होगा, क्योंकि एक बड़े चुंबकीय छड़ को हम 2 बराबर भाग में काटेंगे तो 2 छोटे चुंबक तो प्राप्त होगा, लेकिन कैसा प्राप्त होगा, तो उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुव के साथ। याद रखिएगा यदि किसी छड़ चुंबक को 2 टुकड़ा किया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा में क्या होगा, नॉर्थ भी होगा और साउथ भी होगा। क्लियर। अतः जो है 2 छोटे चुंबकीय यानी कि 2 छोटे चुंबकीय ध्रुव प्राप्त होगा, यानी कि उसमें उत्तरी ध्रुव भी होगा और दक्षिणी ध्रुव भी होगा। क्लियर। अतः 2 छोटे चुंबक सदैव उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों के साथ होंगे। क्लियर। इसीलिए 9वां का जो है दूसरा आंसर सही होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10। लेक्लांसे सेल का धन इलेक्ट्रोड बना होता है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि लेक्लांसे सेल का धन इलेक्ट्रोड किसका बना होता है, कार्बन का, तांबे का, जिंक का, या लोहे का। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला। याद रखिएगा कि धन इलेक्ट्रोड जो बना होता है वो कार्बन का बना होता है। क्लियर। और ऋण इलेक्ट्रोड जो बना होता है वो जस्ता का बना होता है। किसका, तो जस्ता का, मतलब कि जिंक का। क्लियर। तो यहाँ पर धन इलेक्ट्रोड पूछा जा रहा है तो ऑप्शन यहाँ पर पहला सही होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11। ये आज का अंतिम क्वेश्चन है कि एक चुंबकीय सुई एक लंबे सीधे तार के ऊपर रखी है, एक चुंबकीय सुई एक लंबे सीधे तार के ऊपर रखी है। क्लियर। यदि विद्युत धारा को इस तार से प्रवाहित किया जाए तो चुंबकीय सुई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला ऑप्शन दिया गया है ऊपर नीचे कूदेगी, विक्षेपित होगी, तार के दिशा में आगे और पीछे चलेगी, या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा। कौन सा विकल्प सही होगा, दूसरा, विक्षेपित होगी। याद रखिएगा जब एक चुंबकीय सुई यानी कि एक चुंबकीय सुई एक लंबे सीधे तार के ऊपर रखी है, यदि विद्युत धारा को इस तार से प्रवाहित किया जाए तो चुंबकीय सुई क्या होगा, विक्षेपित होगा। क्लियर। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक आप सभी को पसंद आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।